हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट। इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट के ऐप एंड चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई के टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस। बिफोर डिस्कसिंग देम आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज श्रेयांश मेहता। I have secured All India Rank 58 in Engineering Services 2019. I have secured All India Rank 7 in GATE 2019, and I have also achieved All India Rank 1st in a lecture hour paper that was conducted by UPSC. ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले आप इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हियर यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज। Soil mechanics test 2 solutions. So let's start with question number 1. Which one of the following represents the measure of particle size range? Alright, first option is slope of gradation curve of soil. तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है वेल ग्रेडेड है सॉइल, पुअरली ग्रेडेड है, या फिर क्या है, पार्टिकल साइज की रेंज का नहीं पता लगता इससे, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये भी सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये भी गलत। रिलेटिव इंडेक्स गलत, ये कहीं से भी पार्टिकल साइज रेंज नहीं बता। फाइननेस ऑफ सॉइल, ये एक्चुअली होना चाहिए फाइननेस मॉड्यूलस। तो फाइननेस मॉड्यूलस जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल, जो मीन पार्टिकल साइज है वो किस रेंज में है। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट है, तो इसका आंसर है सी। Moving towards next question, the maximum dry density and optimum moisture content of a soil is given by 1.65 gram per cc and 20.5%। तो इसमें क्या दे रखा है, रो डी दे रखा है 1.65 ग्राम पर cc क्यूबिक सेंटीमीटर, और दे रखा है OMC, वो दे रखा है 20.5%। तो एक वाटर कंटेंट दे रखा है हमें। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट पूछा है, ना कि परसेंटेज एयर कंटेंट। तो मतलब हमें एयर कंटेंट निकालना है और उसको परसेंटेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, डिफरेंस होता है दोनों में, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर वॉइड होता है वैसे वो। ठीक है, तो हमें यहाँ ये पूछा है, ये नहीं पूछा। ऑलराइट, तो हम ये निकालते हैं और फिर इसको परसेंटेज में रिपोर्ट कर देंगे। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल इज़ गिवन बाय 2.65। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मूला जो दे रखा है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ई, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, इधर से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाय रो डी -1, तो जी इंटू रो डब्ल्यू 1 ग्राम पर सी, रो डी दे रखा है 1.65 और -1। अब जो E है तुम्हारा वो क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, E होता है WG/S। ठीक है, हमें W पता है, G पता है, तो S पता लग जाएगा। और फिर S का हमें एक फार्मूला पता है, क्या होता है 1 - AC, यहाँ से निकल जाएगा AC। तो पहले ये यूज़ करना है, फिर ये यूज़ करना है। यहाँ सबसे पहले S की वैल्यू निकालते हैं, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, WG/E। W कितना है 0.205, G कितना है 2.65, और ये कितना है E 2.65 डिवाइडेड बाय 1.65, तो -1.65 डिवाइडेड बाय 1.65, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना बचा 1, तो S हो गया हमारे पास ये। अब हमें निकालना है AC, तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। AC का क्या हो गया 1 - S, तो अब यू लगाओ 1 - 0.205 इंटू 2.65 इंटू 1.65, नीचे तो 1 है, तो ये तुम्हारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.65 इंटू 1.65, या फिर अंदाजे से आंसर देख लेते हैं कितना होता है। ढाई इंटू 1.5 कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ये कितना होता है 250 और 125, 375, 3.75 इंटू 0.205, इससे तो ज़्यादा ही होगा, अराउंड 4 आएगा। 2.65 इंटू 1.65, तो 4 इंटू 0.205 कितना होगा, 4 इंटू 0.2, ये अराउंड 0.8 होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 0.2 से कम होगा, 1 - 0.8, तो ये और ये तो नहीं होगा।
ठीक है, थोड़ा और एग्जैक्ट अगर जाने की कोशिश करें तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा 2.65 और 1.65। तो देखो 2.65 और 1.65 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर मैं 2.7 इंटू 1.7 कर लेता हूँ, आंसर उससे कम होगा। तो 2 7 40, ये वैदिक मैथमेटिक्स है, इससे हो गया 9 5 4, तो 4.59 आ रहा है। तो 4 और 4.59 के बीच होगा, तो मान लेते हैं 4.3 होगा। 4.3 इंटू 0.2 ये कितना होगा, ये होगा 0.86, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो 1 माइनस 0.86 ये हो गया 0.14, मतलब इससे कम होगा। तो 0.14 मतलब 14% से कम, एक ही ऑप्शन दे रखा है ए, ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव था ये। तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अगर तुम सही से पढ़ो तो होता है टेलस, और टेलस एक तरह की कोलोवियल सॉइल होती है। ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, ठीक है, तो इसमें जो होती है उसको बोलते हैं कोलोवियल सॉइल, ठीक है, तो ध्यान रखना। एलुवियल जो होती है वो होती है विंड से ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लुइस तो होता है मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है, और ये तीनों में से कोई किसी का भी कंटेंट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होता है लुइस। तो उसका आंसर होता है बी, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अपैरेटस इज़ यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। कैसा गैंड होता है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लोस निकालते हैं हम 2 mm ग्रूव को भरने के लिए, ठीक है, 2 mm का ग्रूव बनाते हैं पहले, और फिर नंबर ऑफ ब्लोस देते हैं, उससे देखते हैं, और वही हमारा लिक्विड लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल दैट इज सेंट टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, मीडियम के लिए होता है ये, अगर देखो ये होता है, अगर 0 से 7 के बीच में है तो लो, 7 से 17 के बीच मीडियम, और 17 से ज़्यादा हाई। 27 ऐसा फिगर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, 0 7 17 ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5th का बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। तो ये देखो ये होता है ग्राफ, इधर वाटर कंटेंट और इधर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर मैं ये बनाऊँ तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, एक ये लिमिट, एक ये लिमिट, एक ये लिमिट, ये होती है लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, और ये होती है श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट के नीचे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कोई भी सॉइल लिक्विड लिमिट पे उसको अगर ट्राई करना चालू करें तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, श्रिंकेज पे आने के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो ये इसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा सी, श्रिंकेज लिमिट। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन एक्टिविटी नंबर क्लेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। देखो ये कैसे होता है, एक्टिविटी नंबर, इसकी एक टेबल होती है, ठीक है, ये होता है 0.75 से अगर कम है, 0.75 से 1.25 के बीच में, या 1.25 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनएक्टिव क्ले, इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव या नॉर्मल क्ले, और ये बोलते हैं हाईली एक्टिव या एक्टिव क्ले, ठीक है। तो टोटल 3 कैटेगरीज है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 260 ग्राम ऑफ वेट सॉइल वॉज टेकन इन अ पिक्नोमीटर जार ऑफ वेट 400। तो देखो W1 होता है वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, वो दे रखा है 400 ग्राम। W2 होता है एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस सॉइल का वेट, तो है वो 400 प्लस 260, तो ये हो गया 660 ग्राम्स। फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, हमने निकालना है W, स्मॉल w, ठीक है, विद स्पेसिफिक ग्रेविटी G दे रखा है 2.75। The weight of the soil and remaining water filled in pycnometer without air bubbles was 14-15 ग्राम। तो हमें दे रखा है W3 की वैल्यू, ये क्या होता है, सॉइल प्लस वाटर का वेट, तो ये हमें दे रखा है 1415 ग्राम। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर अलोन 1275, ये हमें W4 दे रखा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशंस,
ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 G माइनस 1 बाई G माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इन 200 कर दूँ तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है W2 माइनस W1 660 माइनस 400, W3 माइनस W4 ये हो गया 415 माइनस 1275, G माइनस 1 अपॉन G, तो वो हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2.75 माइनस 1, ये फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा 260 डिवाइडेड बाय 1415 माइनस 1275 हो गया 140 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 2.75 माइनस 1, इसको सॉल्व करने पे आएगा 713। ठीक है, 5 की टेबल से इसको काटते हैं 3 5 55 7 5 सा 11 सा, तो ये हो गया फाइनल आंसर। इधर लिख देता हूँ 13 2 बाई 11 इंटू 100 कितना होता है ये 200 बाई 11 18 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9, द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो एंड बल्क डेंसिटी। तो ये डायरेक्ट एक रिलेशन पूछा है, G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। कौन सा है ऑप्शन? ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10th, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन सॉइल। देखो, सीपेज वेलोसिटी होती है तुम्हारी KI/N और जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है KI। N की वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है ये। ठीक है, तो अगर ये कुछ डेसिमल में है मान लो तो, और ये 1 कभी होती नहीं है, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चीज़ से डिवाइड करूँ जो 1 से कम है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा हुई, तो पहले कौन सी दे रखी है सीपेज, तो फॉर्मर इज़ ऑलवेज हायर। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, अनडिस्टर्ब सैम्पल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थिन वॉल्ड सैम्पलर जो होते हैं उनसे अनडिस्टर्ब्ड मिलते हैं हमें। ठीक है, इससे तो नहीं मिलेगा, साफ दिख रहा है, और थोड़ा अगर जनरल दिमाग लगाओगे तो थिक वॉल्ड से भी नहीं मिलेगा। इसका आंसर है बी 11। क्वेश्चन नंबर 12, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ गिवन सॉइल सैंपल इज 1 and 4। कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसको कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी बोला जाता है। तो बच्चों को ये पता नहीं होता तो ध्यान रखना। CC की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU की वैल्यू हमें दे रखी है 4। तो देखो CC क्या होता है D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60 और CU होता है D60 बाई D10। इतना हमें पता है। हमसे पूछा गया था रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज क्या होता है D10 टू द डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ द टोटल मास इज पास्ड, यानी कि D30। हमसे पूछा है D10 बाई D30, तो कैसे निकाले? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक्चुअली हमें D60 हटाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। तो CC इंटू CU क्या होगा? D60 से D60 गया, बचा क्या D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D10 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 4 यानी कि 4। अब इसका रूट ले लो, तो D30 बाई D10 रूट ऑफ 4 is 2। हमसे पूछा क्या D10 बाई D30 मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो इसका आंसर क्या होगा ए। ठीक है, 0.5। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था, बस पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एक ही चीज़ है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द वॉइड रेशियो डिस्चार्ज वेलोसिटी, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.5 और डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो सीपेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये क्या होता है V/N। तो N निकालना है हमें, कितना है E/1 प्लस E, तो मतलब 0.5 डिवाइड बाई 1.5 तो मतलब 1/3। तो V/N करो 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इसका आंसर है डी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट कैन बी यूज्ड। देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फॉलिंग हेड, एक होता है कांस्टेंट हेड। ठीक है, जो लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कांस्टेंट हेड उसमें यूज़ करते हैं जिसमें अपन डिस्चार्ज मेजर कर सकें। ठीक है, और फॉलिंग हेड उसमें यूज़ करते हैं जिसमें डिस्चार्ज मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हेड मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब डिस्चार्ज किस में मेजर नहीं कर सकेंगे, जिसमें डिस्चार्ज बहुत कम आ रहा है, तो किस में आता है, लेस परमिएबल सॉइल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, बॉम्बे 14th का। कोर्स ग्रेन सॉइल होती है या परमिएबल सॉइल्स होती है, उनमें क्या डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, तो इजीली मेजर हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट एंड टेस्ट उनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अ फ्लो नेट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज, यस करते ही है, Q = KH NF/ND। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर, ये भी निकाल सकते हैं, हेड निकाल के प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे, हेड लॉस पता चल गया तो। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी सेम चीज़ हो गई, हेड मालूम था स्टार्टिंग में, हेड लॉस पता लग जाता है फ्लो नेट से, तो उस पॉइंट पे कितना हेड है ये पता लग जाएगा और उसको प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे, तो तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। द एक्सप्रेशन ऑफ K0 गिवन बाय जैकी इज। K0 की एक्सप्रेशन पता ही है, 1 - sin phi होती है। ठीक है, फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट अ डेप्थ z दे रखा है 10 मीटर इन अ ड्राई कोहेजनलेस सैंड विथ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू 30 डिग्री। एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है हमसे और गामा दे रखा है हमें 1.8 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो कितना होता है, अगर मैं प्रेशर निकालूँ तो एट z = 10। ठीक है, ये निकालना है मुझे, तो ये कितना होगा, K गामा z। तो K निकाल लेते हैं, K का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। इसमें phi अगर मैं 30 डिग्री रखूँगा तो मुझे K की वैल्यू मिलेगी 1/3। पुट करके देखते हैं, 1/3 × 1.8 × Z10, तो कितना हो गया 0.6, तो इसका कितना हो गया 6 टन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस्ड। देखो यूनिट वेट जो था तुम्हारा वो कितना हो गया, 0.6 टाइम्स। ठीक है, गामा W2 की वैल्यू हो गई, और जो तुम्हारा विस्कोसिटी थी वो कितना हो गया, 0.9 टाइम्स μ1, ये μ2 की वैल्यू हो गई। इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K, तो देखो K2/K1, ये हमें क्या पता है, K जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, गामा W/μ के। तो K2/K1 कितना हो गया, गामा W2/μ2 इंटू μ1/गामा W1। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, गामा W2 की क्या है 0.6 गामा W1 और μ2 की वैल्यू है 0.9 μ2। ठीक है, नहीं विस्कोसिटी moving towards next question. Question number 18. Due to rise in temperature the viscosity, जो viscosity and the unit weight of percolating fluid are reduce हो गए to 60%, मतलब ये 0.6 म्यू कर दी है और ये 0.9 गामा कर दिया है। ठीक है, ये μ1 बोल दो इसको, तो ये μ2 की वैल्यू हो गई और ये गामा 2 की वैल्यू हो गई। इफ़ अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो K होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, गामा W/μ के। तो इससे क्या पता लग गया, K2/K1 का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो वो क्या होगा, गामा W2/μ2 इंटू μ1/गामा W1। अपॉन में जाएगा तो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो गामा W
टू की वैल्यू कितनी है, गामा टू की वैल्यू 0.9 टाइम्स ऑफ गामा वन, और म्यू टू की वैल्यू 0.6 टाइम्स ऑफ म्यू वन इन टू, ये रहने देता हूँ, म्यू वन बाय गामा वन कट गया ये, तो कितना हो गया 1.5, तो K2 इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ K1। तो ये बढ़ा कितना, 50% बढ़ा ना, 0.5 टाइम्स और बढ़ गया, तो इंक्रीज़ बाय 50%। तो 18th का आंसर क्या है, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Pick up the correct statement from the following. OMC refers to the moisture corresponding to the maximum point on moisture content dry density curve. हाँ, maximum ordinate बोलना चाहिए वैसे तो, बट ठीक है, इतना लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, सही बोल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, द लाइन विच शोज मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन फॉर सॉइल कंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट परसेंटेज ऑफ एयरवर्ड्स इज एयरवर्ड लाइन। सही बात है। द फ्री फॉल ऑफ हैमर फॉर कंपैक्शन इज़ 30.5 सेंटीमीटर। ये भी सही बात है, हम 12 इंच जो पढ़ते हैं उसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 30.5 सेंटीमीटर आएगा। ये कौन सा है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ना कि मॉडिफाइड। अब ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। फॉर कोहेसिव सेल विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखो क्या होता है, जैसे जैसे कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ता है, जो हमारा ग्राफ होता है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना चालू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा OMC ये था और गामा डी ये था। तो देखो गामा डी तो बढ़ रहा है, ठीक है, और जो OMC है वो कम हो रहा है। पहले ये था, फिर ये था, कम होते जा रहा है। ये देखो फिर और कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा है तो ये हो गया। ध्यान रखना, ये 1 2 3 और ग्राफ 2, तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट सबसे ज़्यादा 3 में है, फिर 2 में, फिर 1 में है। तो OMC क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इधर कम हो रहा है। ठीक है, तो फॉर कोहेसिव सॉइल विद इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज। 20th का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 21, a footing is resting on fully saturated clay strata for checking the initial stability. shear parameter are used from। देखो हमें एक initial stability निकालनी है और saturated है। ठीक है, तो देखो stability का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर उस पर लोड आया तो इनिशियली क्या होगा, क्ले है मतलब हम इनिशियल स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो कंसोलिडेटेड क्ले तो नहीं होगी, तो जो टेस्ट करना होगा वो अनकंसोलिडेटेड करना होगा। हम क्या करते हैं, लैब में फील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करते हैं। तो फील्ड में क्या हो रहा है कि एकदम से उस पर लोड आएगा, इनिशियल स्टेबिलिटी का मतलब यही बना, एकदम से लोड आया तो क्ले एकदम से तो कंसोलिडेट नहीं होता, विद टाइम होता है। तो इनिशियली अनकंसोलिडेटेड होगा, तो हमें स्टार्टिंग में अनकंसोलिडेटेड टेस्ट करना है। ड्रेन या अनड्रेन, अब देखो क्ले है, क्ले को टाइम लगता है ड्रेन होने में। ठीक है, एकदम से लोड लगाओगे तो धीरे धीरे पानी निकलेगा, तो इनिशियली क्या होगी, अनड्रेन्ड होगी। ठीक है, तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड होगा। अब दो ऑप्शन है, एक में बोल रहा है पोर प्रेशर मेजरमेंट। तो देखो लैब में तो तुम कर लोगे, लैब में तुम्हारे पास अपैरेटस है, लेकिन पोर प्रेशर जो मेजरमेंट है वो तुम फील्ड पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस नहीं करोगे, तुम करोगे सैचुरेटेड एनालिसिस। ठीक है, तो पोर प्रेशर मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, सी। क्यों हुआ सी, समझ आ गया। इनिशियली है, क्ले है, इनिशियल स्टेबिलिटी पूछिए तो ये पता होना चाहिए। फाइनल स्टेबिलिटी की बात करूँ तो पोर प्रेशर में मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्ले कंसोलिडेट हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, तो कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड हो जाता अगर मैं फाइनल स्टेबिलिटी की बात करता। ठीक है, तो 21वें का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रोलर इज़ यूज टू कॉम्पैक्ट कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन सॉइल को क्या चाहिए होता है, वाइब्रेशन चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा रोलर यूज़ होगा, वाइब्रेटरी। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, कॉलम्स वेज थ्योरी अज्यूम्स दैट। तुम देखोगे ये किस पे क्वेश्चन है, फिर से अजम्पशन पे आ गया। तो ये ध्यान रखना, मैंने ऑलमोस्ट सारे अजम्पशन कवर कर लिए। तेरजागी के याद कर लेना, कोलम के याद कर लेना, डार्सी के याद कर लेना, ये सब पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रीवियस ईयर ही है। तो बैकफिल इज ड्राई, कोजनलेस, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक। ठीक है, इसने ड्राई अज्यूम करी थी, ध्यान रखना। स्लिप सरफेस इज द प्लेन विच पासिस थ्रू द हील ऑफ द वॉल, एकदम सही बात है, कोलम ने अज्यूम किया था। पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ, हाँ उसको रिजल्टेंट की पहले से नोन थी और उसी के बेसिस पे उसने एनालिसिस किया है। तो उसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबाव। ये मैं ऑल ऑफ द अबाव देने का ये मतलब है कि तुम्हें अगर नहीं याद तो तुम यहीं से याद कर लो। ठीक है, इसलिए सारे ऑप्शंस करेक्ट है कि यहीं से याद करवाने की कोशिश है ये। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24,
इफ कोहेसिव फोर्स सी दे रखा है 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ सॉइल दे रखी है 2 टन पर मीटर क्यूब, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 1.5, स्टेबिलिटी फैक्टर दे रखा है 0.05, हाइट ऑफ स्लोप पूछा है। हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है एस एन का, क्या होता है सी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय गामा एच सी। ठीक है, हमसे एच सी पूछा है, क्रिटिकल हाइट या हाइट ऑफ स्लोप जो भी होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सी अपॉन एफ इंटू एस एन इंटू गामा। करो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 0.05 इंटू 2, इसको सॉल्व करो क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना हो गया 10, तो इसका आंसर हो गया 10 मीटर्स। इसका आंसर कितना हो गया 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। सही बात है, OCR की डेफिनेशन है। द OCR फॉर एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओवर कंसोलिडेटेड क्या होती है कि जिसमें पास्ट में ज़्यादा स्ट्रेस लग चुका है। ठीक है, यही हुआ कि पास्ट में ज़्यादा स्ट्रेस है, अभी जो प्रेजेंट से अगर कंपेयर करें तो ऊपर पास्ट तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन कम स्ट्रेस। अगर मैं ये डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा 1। इन्होंने डेफिनेशन दे दी, बस तुम्हें और कंसोलिडेटेड क्ले का मतलब पता होना चाहिए। तो मोर देन 1 इज़ द आंसर। 25वें का आंसर क्या हो गया सी। तो ये था टेस्ट 2 तुम्हारा, बहुत इजी था, बहुत शॉर्ट था। इसमें अराउंड तुम्हें 20 to 22 क्वेश्चंस तो मिनिमम सही करने ही हैं। ठीक है, 2-3 कैलकुलेशन वाले अगर वो गलत हो जाता है समझ आता है, और 2-3 तुम मिस्टेक कर देते हो तो समझ आता है। इतने अगर सही नहीं है तो मतलब तुम्हारी सॉइल वीक है, इस पर तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा, वही हर टेस्ट के बाद जो मैं बोलता हूँ, एनालिसिस ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें अगर कोई टॉपिक दोनों टेस्ट में मिला के अगर कवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो फुल लेंथ में वैसे हो जाएगा। स्टिल नहीं होता इसका मतलब पढ़ना तो है ही, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना, बट ठीक है, अगर तुम टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो मेरे ख्याल से सब कुछ कवर है तुम्हारा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। अच्छे से एनालिसिस करना और अपनी गलतियाँ पकड़ना। ठीक है, थैंक यू।